Hello friends, welcome to my channel Science and Earth. Today the topic is Sources of Energy Part 2 and rest of the parts they are in next video. So don't forget to watch these videos which are coming next week. Sources of Energy Part 2. It consists of conventional sources of energy and all other types of sources of energy. Now please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Now in this video, we will discuss about the different sources of energy. So first, we will take conventional sources of energy. These are certain sources of energy which are familiar or known to most of the people. It means these are the sources of energy which most of the people know or most of the people use it. These sources of energy are known as conventional sources of energy. It means वो sources एनर्जी के जिनको कि जनरली लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोग यूज करते हैं और काफी लोग यूज करते हैं, वो कहलाते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. So these sources of energy are known as conventional sources of energy, and examples are wood, fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. आप सभी जानते हैं कि जो वुड है ये एक फ्यूल की तरह बहुत ओल्डन टाइम से यूज की जा रही है. जो हमारे रूरल एरियाज हैं या और जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे और सोर्सेज नहीं है एनर्जी के, वहाँ पे जो वुड है वो अभी तक यूज किया जाता है एज ए फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज. कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं इसको, वुड को. तो ये जो एक है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सभी जो लोग हैं उनको मालूम है और वो लोग यूज करते हैं. तो इस तरह के जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, जो ज्यादातर लोग उसको यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कन्वेंशनल टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये एक वुड हो गया. देन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस. फॉसिल फ्यूल्स उन्हें कहते हैं कि जैसे कि जो एनिमल बॉडीज हैं, डेड एनिमल बॉडीज या डेड प्लांट बॉडीज, दे आर बरीड इनसाइड द अर्थ. वो उसके अर्थ के नीचे दब जाती हैं. और कैसे कि अगर कोई एक प्लांट बॉडी है वो पड़ी हुई है अर्थ के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ जाती हैं सॉइल की और डस्ट की. इस तरह से वो कवर हो जाती है और उसके बाद वो अर्थ में नीचे बरी हो जाती है. तो ये जो एनिमल और डेड एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स हैं, ये चेंज हो जाते हैं फॉसिल्स में और वो बाद में माइक्रोब्स उस पे वर्क करते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ऑल दीज थ्री दे आर called as fossil fuels, and they are found inside the earth surface. So conventional type of sources of energy are those sources of energy which are used by most of the people, and these sources of energy, they are known as conventional type of sources of energy. Example: wood, fossil fuels and natural gas. All of them, they are used by most of the people. तो उसे हम कन्वेंशनल टाइप सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं. वो वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो यूज किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा. नाउ इन टर्न सम फ्यूल्स derived from wood, coal and petroleum such as charcoal, coke, coal gas, petrol, diesel, kerosene oil, fuel oil and liquefied petroleum gas.
आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बेसिक जो मेन है वो तो हो गए वुड, फॉसल फ्यूल्स हो गए जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस। अब बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड से और आगे बनते हैं, डराइव होते हैं। पेट्रोलियम से भी बनते हैं, जैसे कि चारकोल, कोक, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब इनसे आगे बने हुए हैं ये सोर्सेस। तो ये जो फ्यूल्स हैं ये बनते हैं वुड, फॉसल फ्यूल्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम इनको भी कहेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो डेराइव होते हैं। बेसिक जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वुड, फॉसल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, इनसे जो आगे डराइव होते हैं, मीन्स बनते हैं जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो उसकी लिस्ट मैंने अभी आपको बताई। ये इसमें चारकोल, कोक, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब उसके अंदर आते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Conventional sources of energy are the ones that are commonly used and generally non-renewable sources of energy. अब ये conventional जो sources हैं energy के, ये अगर हम देखें जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं तो ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में। और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं ये रिन्यू नहीं होते, और होते भी हैं रिन्यू तो बहुत लंबे टाइम के बाद। So these are the non-renewable sources of energy which are being used since a long time. Examples of conventional sources of energy. So conventional sources of energy, they are generally non-renewable type of sources of energy which cannot be renewed uh, in course of time. So these are all non-renewable. Now we will discuss about coal in detail. Coal is found in deep coal mines under the surface of the earth. ये आपने सुना होगा कि कोल माइंस होती हैं और उनको उनकी डिगिंग होती है, एंड आफ्टर डिगिंग कोल इज ऑब्टेन्ड. So coal is found in deep coal mines under the surface of earth. ये जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर बहुत डीप अगर उसको निकाला जाए तब ये कोल मिलता है। इसकी माइंस होती हैं, उसमें डिगिंग होती है, उनको खोदा जाता है और बहुत ज्यादा डीप जाके तब हमें ये कोल मिलता है। एंड दिस कोल इज important because it can be used as a source of energy. It can be used as a source of energy. ये जो बहुत पुराने टाइम से इसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जा रहा है कोल. It can be converted into other forms of energy also, as for example coal gas, electricity and coal oil. अब कोल ये जो है इसमें एक चीज आती है कि कोल जो है वो अब एक अपने आप में एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये तो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसे यूज करते ही हैं, लेकिन इससे बहुत सारे और एनर्जी सोर्सेज बनाए जा सकते हैं जैसे कोल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल ऑयल, ये सब कोल से बनते हैं. इट मीन्स कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू other forms also, and those forms are coal gas, electricity and coal oil. When coal is burnt, the carbon present in coal reacts with the oxygen of the air to form carbon dioxide.
ये जब कोल को बर्न करते हैं हम, तो जो एयर की ऑक्सीजन है उससे कोल के अंदर का कार्बन कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। A lot of heat is produced during the burning of coal, which makes it a good fuel. During its burning, one thing is that carbon dioxide is produced. How it is produced? Carbon is present in the coal, and that carbon combines with the oxygen of the air to form carbon dioxide. And simultaneously, a lot of heat is produced during the burning of coal, which makes it a good fuel. तो इसको हम जब बर्न करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम कुकिंग पर्पस और भी अपने यूजफुल उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये अच्छा एक फ्यूल की तरह वर्क करता है कोल। When coal is subjected to destructive distillation by heating it strongly in the absence of air, अब जब कोल को एक एब्सेंस ऑफ एयर में अगर हम इसको हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो उससे जो है कोक बनता है। कोक इज फॉर्म्ड। कोक इज 98% कार्बन। Coke is a better fuel than coal because it produces more heat. Burning of coke does not cause air pollution. तो ये जो कोल है ये कैसे बना? कोल का एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? कोल को जब हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, जहां पे एयर ना हो, उसकी एब्सेंस में जब इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है तो कोक बनता है और इसमें 98% कार्बन होता है। कोक को बेटर फ्यूल क्यों कहा गया? क्योंकि ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इससे स्मोक वगैरह भी नहीं बनता है, तो एक एयर पॉल्यूशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। Then we will come to the uses of coal. Coal is used in the manufacturing of petrol. Coal is used in the manufacture of fuel gases. ये इसके uses है। पेट्रोल और फ्यूल गैसेस का जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, मींस मैन्युफैक्चर, उसमें ये काम आता है। कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल की हेल्प से ही चलते हैं और वहां पे कोल जो है वो एज ए फ्यूल यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कोल इज यूज्ड टू मेक कोक। ये जैसा अभी पहले मैंने एक्सप्लेन करा था कि अगर कोल को एक स्ट्रॉन्ग उसकी हीटिंग होती है इन एब्सेंस ऑफ एयर, देन कोक इज फॉर्म्ड एंड कोक इज 98% कार्बन। तो वो कोक बनाने के लिए भी कोल यूज होता है। दिस इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। बहुत पुराने टाइम में जो कुकिंग है वो भी कुछ विलेजेस और उनमें रूरल एरियाज में ये कोल से ही होती थी, इसलिए ये एक हीटिंग पर्पस के लिए घरों में और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। देन कम्स द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज a dark colored, viscous and foul smelling crude oil. Petroleum is in the form of liquid, just like an oil, and its smell is very foul. इसमें एक बहुत ही फाउल स्मेल होती है और ये डार्क कलर का होता है, लिक्विड, और इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। विस्कस, विस्कोसिटी मीन्स ये मतलब थिक सा गाढ़ा सा होता है, तो इसकी विस्कोसिटी होती है काफी। द क्रूड ऑयल पेट्रोलियम is a complex mixture of several
सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स। जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं अर्थ से, तो उसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, जैसे कि बहुत सारे सॉलिड हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स और गैसेस हाइड्रोकार्बन्स, ये सब उसमें मिक्स होती हैं। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज नॉट ए सिंगल केमिकल. पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर and insoluble in it. It means this is the property of the petroleum. This is lighter than water. It means if you mix petroleum and water, then petrol will come to the upper surface of the water and it will be found floating there and insoluble in it, and this cannot be dissolved in water. Petroleum occurs deep down under the earth between two layers of non-porous rocks. अब ये जो पेट्रोलियम है, ये अर्थ के नीचे, जो अर्थ के अंदर जो लेयर्स होती हैं, तो दो नॉन पोरस रॉक्स के बीच में कहीं पे ये पाया जाता है। उसमें नेचुरल गैस भी होती है वहां पे। नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल। अब अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। अब दो लेयर्स के बीच में पेट्रोलियम होता है, और जनरली ये देखा गया है कि जहां पे पेट्रोलियम है उसके ऊपर की तरफ एक लेयर में नेचुरल गैस भी होती है। तो ये दोनों चीजें पास पास ही पाई जाती हैं। Petroleum is obtained by drilling holes inside earth crust called oil wells. अब आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो ऑयल वेल्स हैं वो बनाए जाते हैं, उनको डिग किया जाता है। बहुत गहरे गहरे डीप ऑयल वेल्स अर्थ के अंदर उनकी डिगिंग होती है, वो खोदे जाते हैं और उसमें क्या है, ड्रिलिंग किया जाता है। ड्रिलिंग से होल्स बनते हैं बड़े बड़े ये अर्थ क्रस्ट के अंदर। और जनरली ये देखा गया है कि जब एक वेल, उसे कहते हैं पेट्रोलियम वेल्स, जैसे वो कुएं होते हैं उसी तरह से पेट्रोलियम वेल्स वो ड्रिलिंग से बन गए अर्थ क्रस्ट में। और जब उसमें अर्थ क्रस्ट में बनाए गए तो ये देखा जाता है कि जैसे ही कोई वेल बनता है, होल बना, तो पहले नेचुरल गैस बाहर आती है बहुत प्रेशर के साथ, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ पहले नेचुरल गैस आती है ऊपर। अभी मैंने एक बात बताई थी कि जब देखा गया है अर्थ की नीचे सरफेसेस में, उसकी लेयर्स में, तो ये देखा गया कि पेट्रोलियम जिन रॉक्स के बीच में है उसके ऊपर नेचुरल गैस जनरली पाई जाती है, मींस दोनों पास पास पाए जाते हैं। अब एक जब हम कोई वेल की ड्रिलिंग करेंगे, ऑयल वेल या पेट्रोलियम वेल की, उसके लिए ड्रिलिंग हो रहा है, वेल बन गया, तो उसमें जो नेचुरल गैस है वो सबसे पहले बाहर निकलती है एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। द क्रूड ऑयल कम्स आउट बाय इटसेल्फ ड्यू टू गैस प्रेशर। और उसके बाद फिर ये ऑयल जो है वो जब गैस प्रेशर के साथ बाहर निकलती है नेचुरल गैस, तो उसके बाद उसी प्रेशर के साथ ये क्रूड ऑयल भी बाहर आना शुरू हो जाता है, पेट्रोलियम। After the pressure has subsided, the crude oil is pumped out of the oil well. मतलब जब ये ऑयल वेल बनाया गया ड्रिलिंग से, एक होल बना, तो सबसे पहले नेचुरल गैस आई बहुत प्रेशर के साथ, और उसी प्रेशर के साथ बाद में कुछ क्रूड ऑयल भी साथ साथ आ जाता है बाहर, उसके फौरन बाद, नेचुरल गैस के फौरन बाद। लेकिन जब प्रेशर सबसाइड हो जाता है तो बाकी जो क्रूड ऑयल है उसको पंप से बाहर निकालना पड़ता है। पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फ्यूल एज सच। अब जैसा पेट्रोलियम क्रूड उसमें से निकलता है, क्रूड ऑयल, उसको ऐसे ही लेकर हम यूज नहीं कर सकते,
उसके प्योरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल निकाला गया उसका प्योरिफिकेशन होता है। और प्योरिफिकेशन कैसे होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम का जब होता है तो उसमें निकलते हैं बहुत सारे फ्रैक्शंस, अलग हो जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा डिस्टिलेशन होता है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रैक्शंस अलग होते जाते हैं, सेपरेट होते जाते हैं। पेट्रोलियम बहुत सी चीजों का मिक्सचर है, ये पहले बताया मैंने आपको। तो उसमें जो फ्रैक्शंस हैं, उसमें जो कुछ है अंदर पेट्रोलियम में, तो वो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम पे वो फ्रैक्शंस अलग हो जाते हैं। अब वो फ्रैक्शंस कौन से हैं? जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो उससे पहला फ्रैक्शन अलग होता है, जो होती है पेट्रोलियम गैस। Petroleum gas is used as a fuel for domestic heating purpose in the form of LPG. ये LPG कोई भी ऐसा वो नहीं है जिसको LPG पता ना हो। LPG सबको मालूम है, ये डोमेस्टिक यूज में कुकिंग गैस LPG ही होता है। इसको डिटेल में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन अलग होता है पेट्रोलियम गैस का, और उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन पेट्रोल। पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन मोटर कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर लाइट व्हीकल्स। जितने भी हमारे लाइट व्हीकल्स हैं रोड पे, वो सब पेट्रोल से चलते हैं। देन थर्ड फ्रैक्शन which comes out during the fractional distillation of petroleum is diesel. Diesel is used as a fuel for heavy vehicles like buses, trucks, tractors and rail engines. अब ये जो थर्ड इसका फ्रैक्शन है डीजल, वो यूज होता है हैवी व्हीकल्स को चलाने के लिए, जैसे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, रेल इंजन्स, ये सब इससे डीजल से चलते हैं। कहीं कहीं पे जो वाटर पंप्स है एग्रीकल्चर के लिए, वो भी डीजल से चलाए जाते हैं। देन कम्स केरोसिन। इट इज यूज्ड एज ए हाउस होल्ड फ्यूएल इन विक स्टोव्स और प्रेशर स्टोव्स। सम पीपल दे कुक देयर फूड ऑन स्टोव्स। ये जो विक स्टोव्स होते हैं जिसमें बत्तियां लगी होती हैं, कॉटन विक्स होती हैं, और प्रेशर स्टोव्स भी आते हैं। इनके अंदर ये केरोसिन फिल किया जाता है और उससे फिर उसको आग जलाई जाती है जिससे कि कुकिंग हो जाता है। देन फ्यूल ऑयल। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू हीट बॉयलर्स एंड फर्नेसेस। जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें बॉयलर और फर्नेसेस को हीट करना है किसी पर्पस के लिए, तो वहां पे ये फ्यूल ऑयल यूज होता है। अब इस पार्ट में आपने क्या देखा कि जो पेट्रोलियम है वो उसको जैसे निकाला जाता है अर्थ के नीचे से, उसको उस फॉर्म में हम एकदम यूज नहीं कर सकते। उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो फ्रैक्शंस सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स on the fractional distillation of petroleum, we get certain fractions. What are these fractions? Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, and fuel oil. Now, these fractions again used as heat for heating purposes, somewhere as fuels. So, these fractions are useful. Now, we will discuss about petroleum gas that we use in our house as a cooking gas. The main constituent of the petroleum gas is butane, C4H10. So इसमें क्या है, मेन जो पेट्रोलियम गैस के अंदर
ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन, और पेट्रोलियम गैस which is used in homes, that is liquefied. पेट्रोलियम गैस है, वैसे गैस फॉर्म में है, उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है, मींस सब तरफ से प्रेशर उस पे डाला जाता है, हाई प्रेशर। तो वो जो गैसियस फॉर्म में जो पेट्रोलियम गैस है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में ड्यू टू दैट हाई प्रेशर। So that liquefied petroleum gas, now it is used as cooking gas in our home. तो जो पेट्रोलियम गैस है उसको ये इसमें लिक्विफाइड फॉर्म में चेंज जो किया गया, तो उसका एक तो बेनिफिट ये है कि ये एक छोटे से वॉल्यूम में इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ये जो एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं आपके घर पे, कुकिंग गैस जो कहलाती है, तो इतना छोटे से एक सिलेंडर में एक बहुत बड़ा वॉल्यूम गैस का वो इसमें आ सकता है। तो ये एक बेनिफिट हुआ इसको लिक्विफाई करने का, मतलब जो गैसियस फॉर्म में पेट्रोलियम गैस थी उसको लिक्विड स्टेट में चेंज किया गया। और कैसे चेंज करा गया? बाय इंसर्टिंग हाई प्रेशर ऑन इट। तो वो लिक्विफाई हो गई, और वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है फिर हम उसको यूज करते हैं एज ए फ्यूल और एज ए कुकिंग गैस। Thus, liquefied petroleum gas has mainly butane along with smaller amounts of propane and ethane. मेन जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी का वो तो है ब्यूटेन, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी नेग्लिजिबल क्वांटिटी प्रोपेन और इथेन की भी इसमें मिक्स होती है। दिस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो LPG is supplied in liquid form so that small cylinders may contain a good weight of gas. अगर हम इसको गैस फॉर्म में रखें तो ये ज्यादा एक गैस का जो एक वॉल्यूम होता है वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो वो इस तरह से ना स्टोर करी जा सकती ठीक से और ना ही उसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म में पहले चेंज करा जाता है by applying a pressure, high pressure. Then when it is converted into liquid form, then it is supplied in cylinders. तो ये एक बहुत बड़ा वेट गैस का एक छोटे से सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, उसको आप जहाँ रखते हैं घर में वो भी इजी हो जाता है। तो इसलिए इसको लिक्विफाइड फॉर्म में सप्लाई किया जाता है। A small smelling substance called ethyl mercaptan is added to LPG cylinder to help in the detection of gas leak. अगर किसी कोई देखता है कि गैस लीक हो गई तो वो कैसे देखता है? एक स्मेल आती है। वो कहीं भी अगर चेक करना होता है कि सिलेंडर के पास से, तो सबसे पहले उसको फील करते हैं कि कहीं से स्मेल आ रही है क्या। तो ये जो है, जैसे कि ये एलपीजी खुद है तो इसके अंदर कोई अपनी स्मेल नहीं होती है। तो अगर ये इसमें एक ऐसी गैस भरी होती सिलेंडर के अंदर जिसमें कोई भी स्मेल नहीं है, तो अगर वो कहीं से लीक होके पूरे आपके घर में अगर स्प्रेड हो जाती तो हमें पता भी नहीं लगता, क्योंकि उसमें कोई अपनी स्मेल नहीं है। लेकिन जब भी कहीं गैस लीक होती है तो उसकी जो स्मेल है वो हमें एकदम ये बता देती है कि कहीं पे गैस लीकेज है। तो ये जो गैस लीकेज है ये सबको एकदम से पता लग जाए, इसके लिए इसमें एक फाउल स्मेलिंग एक सब्सटेंस इसमें मिक्स कर दिया जाता है। जो एलपीजी है उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन को मिक्स करते हैं, और वो इसी पर्पस के लिए मिक्स किया जाता है टू डिटेक्ट द गैस लीक, ये बताने के लिए कि गैस लीकेज तो नहीं है।
तो ये जो बैड स्मेल है इसकी इथाइल मरकैप्टन की, यही हमें पता लगती है जबकि कहीं पे गैस लीकेज होता है। द गैस बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम and when we use this gas as a fuel, then all of us have seen that the gas burns with a blue flame, producing a lot of heat. The advantages of LPG are, अब इसके जो advantages हैं कुछ उनको हम देखेंगे। LPG does not produce any poisonous gas. ये कुकिंग पर्पस के लिए इसीलिए सूटेबल है कि जब इसको बर्न करते हैं तो कोई इसमें पॉइजनस गैस नहीं बनती है। तो पॉइजनस गैस नहीं बनती इसीलिए हम इस पे कुकिंग कर पाते हैं। देन नेक्स्ट यूजफुल थिंग इज LPG burns with a smokeless blue flame, hence does not cause air pollution. अब इसमें कोई भी किसी भी तरह का स्मोक नहीं होता कोई भी इसके बर्निंग में, तो इसलिए कोई एयर पॉल्यूशन का इसमें प्रॉब्लम नहीं है। LPG इज इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। ये जो लिक्विड फॉर्म में जो इसको स्टोर किया जाता है सिलेंडर्स के अंदर, तो उससे इसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ये सब बहुत इजी हो जाता है। इसकी हैंडलिंग भी इजी हो जाती है। सिलेंडर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह बड़े आराम से रखा जा सकता है। हैंडलिंग भी इजी और स्टोरेज भी इजी। तो इस तरह से LPG ये जो लिक्विड फॉर्म में है इससे ये फायदे हैं। देन इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी हाई। In earlier videos, I have discussed calorific value in detail. Now, again, I am telling you that calorific value is the heat produced by unit weight of unit mass of a fuel. अगर हम किसी भी फ्यूल का एक यूनिट मास ले लें जैसे 1 ग्राम या 1 किलोग्राम और उसको पूरी तरह से उसको हीट किया जाए, बर्न किया जाए, तो उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको कैलोरीफिक वैल्यूज कहते हैं। अब कोई ऐसा फ्यूल अगर है कि उसका 1 ग्राम बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है और वो हमारे लिए बेस्ट फ्यूल होगा। हमें हीट ही तो चाहिए ना किसी भी फ्यूल से, तो वो बेस्ट फ्यूल होगा। तो ये जो LPG है इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट मीन्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ LPG इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस near about 50 kilojoules of energy. This is the measurement that have been done. So this is the calorific value of LPG. Now all these are the uses or benefits of LPGs. But besides these benefits, there are certain problems and dangers of LPG also. As for example, LPG is highly inflammable gas. अब ये वैसे तो यूजफुल है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत है, लेकिन इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेबल है ये कि इधर कोई छोटी सी चीज जली और इसमें एकदम से ये गैस उसको कैच कर लेती है। तो कोई भी अगर लीकेज होता है LPG का तो वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है और उससे बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोजन भी हो सकता है क्योंकि ये जो है एक फायर को कैच करने में इसमें टाइम नहीं लगता। ये बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है। जरा सा ही उसके किसी फ्लेम के कांटेक्ट में आई तो फौरन ये इसमें आग इसके साथ पकड़ लेती है। तो ये हाईली एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोजन का इसमें खतरा है, इसलिए ये एक इसकी एक कमी होती है या जो भी मान सकते हैं हम। देन देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस दैट वी शुड फॉलो ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ LPG. Before lighting matchstick, we should ensure that there is no leak present in the kitchen.
अब ये जो मैंने अभी ऊपर बताया था हाईली इन्फ्लेमेबल, उसमें क्या है कि अगर गैस लीक कर गई है और वो आपके पूरे किचन एरिया में वो स्प्रेड हो गई है, फैल गई, उसके बाद अगर मैच स्टिक एकदम हम जलाते हैं तो उससे एक वहां पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, पूरी गैस एकदम से उसमें अ, हो जाएगी फायर के अंदर, बिल्कुल पूरी गैस, और एक्सप्लोजन हो जाएगा। देन अगेन वी शुड रिमेंबर that we should not use any hot flames near gas cylinder to prevent cylinder bursting. उसके पास सिलेंडर के कोई भी हॉट फ्लेम नहीं होनी चाहिए जो कि जिससे कि उसमें कुछ हीट अंदर जाए और उससे उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। We should not accept a leaking gas cylinder and we should handle it with care. ये लीकिंग गैस सिलेंडर, इसको चेक कर लेना चाहिए जब भी आप नया सिलेंडर आता है, और उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लीकेज बहुत ही डेंजरस हो सकता है। गैस पूरे आपके जितना भी एरिया है हाउस का उसमें स्प्रेड हो जाएगी और एक्सप्लोजन हो जाएगा। When the gas is not being used, the valve of the gas cylinder must be closed to avoid the leakage. This precaution is to be taken that when the gas is not being used, the valve of the gas cylinder must be closed, especially during nights or if you are going outside your house. Then you should take this precaution. You should close the valve of the gas cylinder at that time. So all these are the precautions that have to be taken during the use of LPG. Then next comes the natural gas. A natural gas is formed under the earth by the decomposition of vegetable matter lying under water. This decomposition is carried out by anaerobic bacteria in the absence of oxygen. इसमें जो भी वेजिटेबल मैटर है वो उसके अर्थ के नीचे जो भी है उसमें लेयर्स के अंदर, अर्थ की लेयर्स के नीचे कहीं भी हो जाता है, कवर्ड हो जाता है सॉइल और सैंड से, और फिर उसके बाद उस पे एनारोबिक बैक्टीरियाज वर्क करते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरियाज दैट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये जो वेजिटेबल मैटर है इसका डिकम्पोजिशन होता है, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये। तो नेचुरल गैस फिर उसमें बनती है। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन। नेचुरल गैस अकर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ above द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। अब ये जो नेचुरल गैस है ये वहां पे उसमें पहले भी मैंने बताया था कि पेट्रोलियम के ऊपर कहीं भी किसी लेयर में नेचुरल गैस भी वहां पे मिल सकती है हमें। जब हम ऑयल वेल की ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें मैंने बताया था ना कि ये नेचुरल गैस सबसे पहले बाहर आती है विथ प्रेशर एंड आफ्टर दैट द पेट्रोलियम कम्स आउट विद द सेम प्रेशर। तो ये जो नेचुरल गैस है this is found under the layers of the earth and it mainly consists of methane gas, and this is found deep under the crust of the earth. Then uh, there are uses of natural gas. First is compressed natural gas, that is called as CNG. ये आपने CNG का नाम बहुत सुना होगा, और जब भी कभी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो ये जो CNG व्हीकल्स हैं ये प्रिफर की जाती हैं यूज के लिए। तो उसमें ये जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये यूज करी जाती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। कार्स भी इसी से चलती हैं, बस, ट्रक्स, जितने भी व्हीकल्स हैं वो CNG से चलते हैं, क्योंकि इसमें
जो पॉल्यूशन है दैट इज नेग्लिजिबल। तो जो विंटर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बहुत कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं तरह तरह की वो सब नीचे इस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती है, उस समय एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। और एयर पॉल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो एक प्रेफरेंस दिया जाता है सीएनजी व्हीकल्स को, उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को जिनके अंदर सीएनजी एज ए फ्यूल यूज की जा रही है। इसलिए क्योंकि कम से कम जो ट्रांसपोर्ट है व्हीकल्स हैं उनसे तो एयर पॉल्यूशन ऐड ना हो एयर के अंदर, तो इसलिए सीएनजी व्हीकल्स जो हैं वो प्रेफर किए जाते हैं ड्यूरिंग दैट दोज विंटर सीजन। Then natural gas is used as a domestic and industrial fuel. It is used as domestic and industrial fuel also. It means this is used in domestic purpose. मतलब उसमें फ्यूल की तरह से इसको यूज कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में अभी देखा आपने। फिर थर्मल पावर प्लांट्स में एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ये नेचुरल गैस इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। एडवांटेजेस क्या है इसके? एडवांटेजेस ये हैं कि नेचुरल गैस इज ए गुड फ्यूल बिकॉज इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत हाई होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 1 ग्राम को अगर हीट किया जाए तो उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है तो वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो इससे क्या पता लगा कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसको एज ए फ्यूल यूज करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। देन नेचुरल गैस बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम। Generally, it is found that when we use natural gas as a fuel, then no smoke is produced. It can be supplied directly from the gas wells to the home and factories, as it was the case in petroleum. पेट्रोलियम को हम जैसे निकालते हैं ऑयल वेल्स में, उसको उसी तरह से हम यूज नहीं कर सकते। उसका पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फ्रैक्शंस निकले, उन फ्रैक्शंस को हमने यूज किया। लेकिन नेचुरल गैस के केस में क्या है कि ये जैसे ऑयल वेल से निकाली गई और उसके फौरन बाद उसी तरह से इसको सप्लाई हम कर सकते हैं होम्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, और ये बिल्कुल रेडी होती है फॉर यूज। तो ये एक बेनिफिट है बहुत जबरदस्त। देन वी विल स्टडी अबाउट द पॉल्यूशन दैट इज कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स मैंने बताए थे, जो एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स हैं, जो उसके अर्थ की सरफेस के अंदर बरी हो जाते हैं, तो वो फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं एंड दोज आर यूज्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। तो इसमें कुछ इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इनटू एयर। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है कि ये ब्रीदिंग के लिए अच्छी नहीं है। अगर क्वांटिटी कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी एयर के अंदर, then that air is not healthy for human beings, तो उसे हम अच्छा नहीं करेंगे। हालांकि यही कार्बन डाइऑक्साइड that is that that is used for photosynthesis in plants के लिए बहुत ही यूजफुल है ये, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही
उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो होता है फोटोसिंथेसिस का। बट ऑन द अदर हैंड दिस इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स इन एयर। तो ये नहीं होनी चाहिए ज्यादा। लेकिन जब इनको फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी एयर के अंदर मिक्सअप हो जाती है। तो एक ये डिसएडवांटेज हुआ फॉसिल फ्यूल्स का। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस स्मोक विच कॉजेज एयर पॉल्यूशन। इसमें बर्निंग जो इसकी होती है इसमें स्मोक पैदा होता है जो कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड एश। व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स एज फॉर एग्जांपल कोल, then coal burns and after that it leaves some residue। ये बाद में कुछ बचा हुआ रह जाता है, that is called residue। और वो क्या होती है? एश। तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसका। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विच इज हार्मफुल फॉर आवर लाइव्स। कार्बन डाइऑक्साइड इस एक जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का उसको इंक्रीज कर देती है। और उससे क्या है कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, गर्मी जो आती है समर्स हमारी, उसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होने लगे हैं अबव 50 डिग्री, अबाउट 50 डिग्री। तो ये जो है ये सब इन्हीं पॉल्यूशंस का रिजल्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये टेम्परेचर इंक्रीज करती है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड and these are acidic in nature. These acidic gases cause acid rain। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जिनसे एसिड रेन होती है। एसिड रेन रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय मेकिंग इट एसिडिक। अब ये जो एसिड रेन है ये जब अर्थ के ऊपर आती है तो उससे जो सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और ये जो ज्यादा एसिडिक सॉइल है ये इसकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट आता है। ज्यादा एसिडिक नेचर जो हो जाता है उससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये बर्निंग इससे एक ये डिसएडवांटेज हो गया। Then acid rain creates of danger to aquatic life by making the water of lakes and rivers acidic। अब वही एसिड रेन जब वाटर जो बॉडीज हैं लेक्स एंड रिवर्स इनके ऊपर गिरती है तो उससे जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मीन्स स्मॉल एनिमल्स दैट आर लिविंग इनसाइड द वाटर, those are called as aquatic animals और aquatic life। तो उसको भी एक डेंजर हो जाता है, एक खतरा। ज्यादा एसिडिक हो जाता है वो वाटर। एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग्स slowly by corroding them। The monuments made up of marble stone are damaged by acid rain। अब ये जितने भी बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जो मार्बल स्टोन के बने हुए होते हैं वो उनके ऊपर जब एसिड रेन गिरती है तो उससे उन मॉन्यूमेंट्स की जो अपर मोस्ट लेयर है वो धीरे धीरे उसका कोरोजन होता जाता है। मतलब ऊपर की जो लेयर्स है वो कोरोजन होके रिमूव होती जाती हैं और उनको एक डैमेज हो जाता है। जैसे कि एक हमारा जो एक मॉन्यूमेंट है जिसे ताजमहल कहते हैं, आगरा में है ये। तो इसके पास कुछ फैक्ट्रीज थी जो कि अब बंद करवाई गई हैं और उनसे जो कुछ पॉइजनस गैसेस निकल रही थी उससे एसिड रेन प्रोड्यूस हो रही थी और वो हार्म कर रही थी इस मॉन्यूमेंट को। तो ये जो आउटर मोस्ट जो सरफेस है मार्बल की that is corroded due to the acid rain। The acid rain damages trees and plants also। So this is another disadvantage।
नाउ मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब वो तो हमने बता दिया कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने के। अब कहीं पे अगर इसकी रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल यूज करने की, तो उसके बाद जो पॉल्यूशन जो इससे क्रिएट हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के भी कुछ मेथड्स आ गए हैं। जैसे कि pollution can be controlled to some extent. The pollution of air caused by burning coal in factories and power plants can be controlled by washing down the smoke and acidic gases water in its scrubber. अब इसमें जो फैक्ट्रीज हैं या जो भी पावर प्लांट्स हैं, उसमें जब इनको इनका यूज हो जाता है फॉसिल फ्यूल्स का, उसके बाद बहुत सारी गैसेस बनी, और वो जो गैसेस बनी तो उनको जो जो भी हमारी चिमनीज हैं जिनसे कि बाहर निकलती है वो, तो उनको उसमें से बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले उनका एक ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अब वो जो भी पॉइजनस या गैसेस जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं, अगर उनको ऐसे ही एटमॉस्फेयर में निकाल दिया जाए चिमनी के थ्रू, देन दे विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट। सो दोज गैसेस दे आर फर्स्ट ट्रीटेड। हाउ दे आर ट्रीटेड? क्या किया जाता है कि जो गैसेस बनी हार्मफुल, तो उनको एक स्क्रबर में से होके निकाला जाता है। अब ये स्क्रबर क्या चीज है? ये एक टैंक्स होते हैं बड़े बड़े। स्क्रबर्स आर द टैंक्स वेयर स्मोक एंड द वेस्ट गैसेस दे आर which are produced by thermal power plants and factories, they are sprayed by jets of water. अब ये जो हार्मफुल गैसेस निकली, तो ये जब स्क्रबर में से होके जाती हैं, तो इन गैसेस के ऊपर एक वाटर स्ट्रीम या जेट्स का एक बहुत ही हाई प्रेशर से वाटर स्प्रे किया जाता है। और उससे क्या होता है कि ये जो जितनी भी गैसेस हैं, तो ये इन सबको जो जो वाटर है वो वॉश अवे कर देता है, और सब निकल जाता है उससे पॉइजनस हार्मफुल इफेक्ट उनका। तो ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसमें क्या है कि द पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड टू सम एक्सटेंट। द पॉल्यूशन ऑफ एयर caused by burning coal in factories and power plants, this can be controlled by washing down the smoke and acidic gases in its scrubber. Scrubbers, what are scrubbers? These are big tanks where smoke and the waste gases produced by thermal power plants and factories, they are sprayed by jets of water before coming out of chimneys. तो एक उसका जो हार्मफुल गैसेस हैं, उसका एक मेजर पार्ट हमने स्क्रबर के अंदर एक वाटर ट्रीटमेंट से उसको खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देन वाटर वॉश अवे कार्बन प्रेजेंट इन द स्मोक, वो सब वहां पे धुल जाता है। देन दैट द रिमेनिंग गैसेस दे कम आउट ऑफ द चिमनी. So next is the pollution of air caused by burning petroleum fuels. Example, petrol and diesel in vehicles can be controlled by fitting catalytic converters in vehicles. अब ये जो vehicles होते हैं हमारे रोड पे, इनमें एक डिवाइस लगा दी जाती है जिसे कहते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर्स। इसमें क्या है कि जैसे पेट्रोलियम फ्यूल्स जो हैं, उनको बर्न होने से जो भी एयर पॉल्यूशन आता है हार्मफुल गैसेस, जैसे कि एग्जांपल लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स, ये जो जब इसमें बर्न होता है, यूज होता है, तो वो जो भी पॉइजनस इफेक्ट है वो कैटेलिटिक कन्वर्टर्स में
उसको ट्रीट कर दिया जाता है। और कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? दिस इज अ डिवाइस which converts harmful gases into harmless gases, almost harmless gases। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, ये डिवाइस होती है जिसे व्हीकल्स में फिट करके हम किसी हद तक इस पॉल्यूशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हो गए कि जो फॉसिल फ्यूल से जो पॉल्यूशन होता है, उसको अगर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। देन एट लास्ट comes industrialization and its effect. If we see so many factories and companies to manufacture goods from raw materials, अब ये आपने देखा है कि जो भी हमारे लिए जो यूजफुल चीजें हैं डेली यूज की और सब, वो फैक्ट्रीज और कंपनीज में वहां पे मैन्युफैक्चर होती हैं। बहुत सारा रॉ मटेरियल उसमें यूज होता है और ये बहुत सारी कंपनीज हैं और फैक्ट्रीज हैं। दीज फैक्ट्रीज व्हेन टेकन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज इंडस्ट्रीज। अब ये जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, they are collectively known as industry. As we know, these industries are growing in our country on a large scale. So this is called as industrialization. अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। जो बहुत पहले पुराना जो टाइम था, उसमें जो भी ये क्लोथ्स होते थे, इनका ये जो क्लॉथ होता था, ये भी बनता था, कुछ हैंड मेड क्लॉथ्स होते थे। और लेकिन आज का जो टाइम है, उसमें जो कुछ भी चीजें बन रही हैं, क्लॉथ्स हैं, शूज है, ये लेदर है, ये वो फैक्ट्रीज होती हैं। तो ये सारा कुछ इन फैक्ट्रीज के अंदर ही ये काम हो रहा है। और इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि एक ऐसा लगता है कि जैसे कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। तो ये ग्रोइंग जो इंडस्ट्रीज हैं, ये लार्ज स्केल पे, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in these factories gives a better life to people, but the running of these industries need energy also। अब एक तरफ एक एडवांटेज है और दूसरी तरफ एक डिसएडवांटेज है। ये जो भी इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीजों का, जो हमारी डेली यूज की चीजें हैं, क्लोथ्स हैं, शूज है, और भी बहुत सारा सामान है, ये सब कुछ इसमें बन रहा है। तो उससे क्या है कि एक हमें एक बेटर लाइफ तो मिलती है, बहुत अच्छी खूबसूरत चीजें, ब्यूटीफुल चीजें यूज करते हैं हम। लेकिन इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। Thus, increasing industrialization has caused great demand for energy to grow itself. अब जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। दिस डिमांड इज met by fossil fuels, coal, petroleum and natural gases। अब ये इस डिमांड को पूरा करने के लिए ये जितने भी हमारा स्टॉक है फ्यूल्स का, वो बहुत ही एक स्पीड से यूज हो रहा है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब है। The as a result, fossil fuels are used at such a fast speed that only limited reserves of these fuels are now left on the earth। The fear is they will soon get exhausted and this will create an energy crisis। अब ये जो फ्यूल्स हैं, ये हमने ये इनको स्टडी करा कि ये नॉन रिन्यूएबल है। तो इसमें एक लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास, और वो जो स्टॉक है, वो अगर एक बहुत ही फास्ट स्पीड से अगर उसको यूज किया गया और वो खत्म हो गया, तो उसके बाद एक एनर्जी क्राइसिस ही सामने आएगा। तो ये जो एक फियर है इनके एग्जॉस्ट होने का,
तो ये एक बहुत बड़ा फियर क्या रियलिटी है कि इसको एक बहुत ही ध्यान से और एक बहुत ही बिना किसी तरह से वेस्ट किए हुए हमें यूज करना चाहिए. To avoid this situation, we should explore alternative sources of energy such as solar energy, wind energy, hydro energy. तो ये जो सिचुएशन है ये सब नॉन रिन्यूएबल है और ये सर्टेन है, बिल्कुल पक्का है कि एक कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पूरे. तो उस सिचुएशन में हम जो एनर्जी है वो कहाँ से लाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह को चलाने के लिए. तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन जो अभी से सेट करके रखना चाहिए. उनमें से ये ऑप्शंस हो सकते हैं सोलर एनर्जी. सन जो है वो हमेशा रहेगा और आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा. तो एक गारंटी है एनर्जी की फ्रॉम सन. विंड एनर्जी, विंड भी होती है एयर, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी. देन हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर रेन से आता रहेगा. तो ये जो तीन ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट एक सर्टेन एक गारंटी है टू प्रोवाइड द एनर्जी दैट वी रिक्वायर्ड फॉर आवर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड आवर डेली यूज ऑल्सो. सो हमें जो है ये जो तीन चीजें हैं इनका एक यूज और सेटअप इंक्रीज करना चाहिए. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, क्योंकि यही हमारे साथ रहेंगे जब ये फॉसल फ्यूल्स वाला नॉन रिन्यूएबल जो स्टॉक है हमारा वो जब फिनिश हो जाएगा देन ऑल दीज थ्री विल सपोर्ट अस. यही हमारा साथ देने वाले हैं. तो ये जो तीन सेटअप्स हैं इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और इनको मैक्सिमम यूज में अभी से लाना शुरू करना चाहिए. Then this is all for today, and rest of this topic uh, is given in my next video. So please don't forget to see that also, and don't forget to like, share and subscribe to my video. Thank you very much.